हुए हम इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरुआत के लिए हम विशेष प्रवेश के लिए बुलाना चाहेंगे प्रतिबद्ध सामाजिक चिंतक एवं कार्यकर्ता कमलजीत सिंह जी को, जो चंडीगढ़ से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। वर्तमान में वह CPI ML लिबरेशन के सेंट्रल कमेटी में काउंसिल होने के साथ साथ चंडीगढ़ यूनिट के ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन में भी हैं और इन्होंने पंजाब यूनिट के रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन में भी अपनी प्रतिबद्ध भूमिका निभाई है। हम कंवलजीत जी से आग्रह करते हैं कि आज़ादी के सपने और आजाद आज का भारत विषय पर विषय प्रवेश करवाएं। कमलजीत जी उपस्थित हैं? मैं कमलजीत जी से मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी शुक्रिया। जितने भी आज की हमारी जूम मीटिंग में हमारे दोस्त जुड़े हैं, सबसे पहले तो सबको मेरी तरफ से प्रणाम, सलाम। जैसा कि विषय हम लोगों ने रखा है, बिल्कुल सही विषय लोकनाथ ने ये आज की परिचर्चा के लिए चुना है। हम समझते हैं कि सचमुच आज इस बात के ऊपर चर्चा करने की जरूरत है कि वो क्या आकांक्षाएं थी, वो क्या अपेक्षाएं थी जिनको लेकर के आजादी के उस पूरे संग्राम में करीब हम यूं कहें कि जिस दिन से अंग्रेज हिंदुस्तान के अंदर एंटर किए तब से लेकर के जब तक वो चले नहीं गए, तब तक लगातार किसी न किसी रूप में उनका विरोध हर जगह से, हर कदम पे, हर रूप में वो आता रहा। और वो जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं थी जिनको लेकर के अलग अलग हिस्से के लोग लड़े, आज जरूर उनकी बात करनी चाहिए। और ये भी चर्चा होनी चाहिए कि उसके बाद जब हम लोगों ने आज़ादी हासिल की, वो आज़ादी हासिल हो जाने के बाद जो भारत बना, जो आज हमारे समक्ष है, जिस भारत में आज हम जी रहे हैं, तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, उन आकांक्षाओं का और इस भारत का। तो जिस हिसाब से ये हम लोगों ने टॉपिक चुना है, मैं समझता हूँ बिल्कुल एक कॉम्प्रिहेंसिव हम लोग एक विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले आकांक्षाएं और अपेक्षाओं की बात अगर हम करें, हमारा भारत जिसको हम आज जिस रूप में जानते हैं, पहली बात तो इसका नक्शा, इसकी पूरी भूभाग जो है वो ऐसा नहीं था जैसा आज हम उसको देखते हैं। इसमें बहुत सारे परिवर्तन, बहुत किस्म की तब्दीलियां जो हैं वो लगातार आती हैं। और जब ये जिस हालत में भारत को अंग्रेजों ने कब्जा किया था, दो चैलेंज मुझे लगता है कि जो सबसे बड़े चैलेंज उस वक्त के थे। एक तरफ भारत की जो भी तरक्की, जिस किस्म की भी टेक्नोलॉजिकल और यूं कहें कि पूंजीवाद की जिस किस्म की तरक्की उस वक्त भारत के अंदर होने की संभावनाएं मौजूद थी, एक तरफ अंग्रेजों का वास्ता या टक्कर उस हिस्से से पड़ी, और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे राजा रजवाड़ा और यहाँ का पूरा सामंत समाज, सामंतवादी जो उस वक्त का माहौल था, मतलब रजवाड़ाओं के अधीन रहती जो जनता थी, दूसरी तरफ वो थी। तो दोनों की हिस्सों के अंदर अपेक्षाओं और आकांक्षाओं में थोड़ा थोड़ा अंतर रहा। लेकिन ये हुआ, अगर हम कहें कि वैसे तो 1857 को जैसे हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, लेकिन अब तो इतिहास के अंदर और भी परतें खुली हैं। हम पंजाब से आते हैं तो पंजाब के अंदर तो 1757 के अंदर कूका विद्रोह, जो कि बेहद लामिसाल विद्रोह जो है उस वक्त हुआ, जिसके अंदर तोप से उड़ा करके उस आंदोलन को खत्म करने की जो है कोशिश अंग्रेजों ने की थी। तो ये तमाम जो परतें हैं जब ये सामने आ चुकी हैं, तो हम समझ रहे हैं कि वो अपेक्षाएं आकांक्षाएं इन्हीं परतों के अंदर दर्ज है। तो जहाँ रियासती जनता जो थी, रियासती जनता एक तरफ जो जागीरदार थे उनके नीचे दबती रही थी, और दूसरी तरफ जो गैर रियासती या सीधा अंग्रेजी इलाके के अंदर लोग थे, वो अंग्रेजों के एक अलग किस्म के दमन के शिकार लगातार हो रहे। तो इन दोनों हिस्सों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं कुल मिलाकर के ये जरूर थी कि अंग्रेज यहाँ से चले जाएं, लेकिन रियासत के जो लोग थे उनका एक अलग जो डायमेंशन, जो कहें जो उनका इशू, वो हमेशा ये भी रहा कि जो सामंती जो उनके ऊपर दबदबा था, उस दबदबे से कैसे आजादी हासिल की जाए। तो जो भी आजादी का आंदोलन, जितनी भी तारीखी तहरीकें चली,
सब तहरीकों ने, सब कोशिशों ने इन दोनों किस्म के हिंदुस्तान से, दोनों किस्म के भारत से अलग अलग संबंध जो है वो स्थापित किए। तो मुझे ये जरूर कहना है कि उन अपेक्षाओं आकांक्षाओं में बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ी इच्छा जो हिंदुस्तान के लोगों की थी, अगर वो ये थी कि अंग्रेजों को यहाँ से भेजना है, तो बिल्कुल उतनी ही बड़ी इच्छा प्रबल उनकी ये भी थी कि ये जो सामंती जो दमन है, जो सामंती व्यवस्था है, इसको भी यहाँ से खत्म होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जब धीरे धीरे करके आजादी की सारी सारी किस्म की स्ट्रीम्स जो हैं, वो एक तरफ कांग्रेस की, यूं कहिए कि छतरी के नीचे जमा हुई, या कुछ आजाद तौर पे भी चलती रही, तो सब लोगों ने इस बात को चिन्हित जरूर किया और अलग अलग तरीके से किया। जैसे हम ये कहें कि कांग्रेस के अंदर जो डोमिनेंट डिस्कोर्स उस वक्त, जिसको सारे हिंदुस्तान ने अपना डिस्कोर्स एक तरह से मेजोरिटी ने माना, वो डिस्कोर्स बना कि हिंदुस्तान को एक मॉडर्न नेशन, एक मॉडर्न कंट्री वो बनाना है। तो ये मॉडर्निटी हिंदुस्तान की, वो दोनों को ऐसा लगता था कि अंग्रेजी राज में रहने वाले लोगों की भी आजादी, और जो सामंती जबर जुल्म का जो सवाल है रियासती लोगों का, वो भी शायद इसी के अंदर सम्मिलित जो है वो कर दिया जाएगा, जिससे उनको भी ये उम्मीद जगी कि एक मॉडर्न इंडिया जो है उसमें रियासतों की और सामंतों की या सामंती दमन की भी कोई जगह नहीं। तो इस रूप में मुझे लगता है कि आजादी की तमाम धाराएं कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कि जीरो डाउन जो है वो की। तो यहीं से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की अपेक्षाएं आकांक्षाएं चिन्हित होती हैं कि एक तरफ पछड़ेपन से, एक तरफ पुरातनता से पीछा छुड़वाया कैसे जाए, और उस दमन से अपने आप को कैसे बचाया जाए जो सदियों से लोगों के सिर पे लादा गया था, सामंती दमन। और जो खास तौर पे हिंदुस्तान की एक जो विशिष्टता जो जिस रूप में हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था के रूप में, तो उस वर्ण व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि उसको देखा जाता था कि ये सामंती समाज की ही एक विशेषता जो है वो बन के आगे चल रही है। तो इन सब से पीछा छुड़वाने की जो एक प्रबल इच्छा पूरे हिंदुस्तान में थी, तो वो इच्छा लेकर के हिंदुस्तान के लोग आजाद भारत में एंटर किए 15 अगस्त 1947। तो जाहिर सी बात है, इस बात की सबको खुशी हुई और आज भी है कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों को यहाँ से जाना पड़ा, और हिंदुस्तान का आज़ाद फिजा, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जरिए अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन और अपनी एक चुनी हुई सरकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के ऊपर एक बहुत ही प्रबल मॉडर्न स्टैंड, अपना झंडा, अपने नेशनल साइन सही सिंबल्स जिन पे गर्व किया जा कभी सके, वो सब हासिल किए। तो लाजमी है कि इसकी एक खुशी, एक उल्लास इसका था और आज भी है। लेकिन साथ में इस बात को भी जरूर मुझे लगता है आज हमें चिन्हित करना होगा कि कहीं ना कहीं वो जो सामंती पछड़ापन था, कहीं ना कहीं उस पछड़ेपन के ऊपर जिस किस्म का हमला इस नई सरकार से अपेक्षित था, वो हमला जो है वो आज तक सही निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया। आज भी हिंदुस्तान का जो गांव देहात है, उसके अंदर वो जो पूरा वर्ण व्यवस्था का, आज ही जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तो अभी हमारे पास खबर है, वो दर्दनाक खबर, इंद्र मेघवाल की खबर जो है, जो उसके समझ लीजिए आहत हृदयों से हम लोग इस चर्चा में बैठे हुए हैं। तो ऐसे ही हमारे पास आज ये भी खबर है कि बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, गैंग रेपिस्ट थे, उनको अभी अभी गोधरा जेल से आजाद किया गया है आजादी दिवस के ऊपर। सो जिस भारत में आज हम सांस ले रहे हैं, लाजमी तौर पे इस भारत में वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि जब हम इस बात का मूल्यांकन करें कि वो कौन से सवाल है जिन पे आज की सरकार इस तरीके से आगे बढ़ रही है और इन सब चीजों को बड़ी तेजी से अपने नए कार्यक्रम के अंदर सारे तमाम पिछड़ेपन को सम्मिलित कर रही है, उसी के साथ हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो निर्णायक चोट इस पिछड़ेपन के ऊपर एक मॉडर्न इंडिया को मारनी थी, मुझे लगता है वो निर्णायक चोट भी नहीं मारी गई। उस निर्णायक चोट को मारने से गुरेज किया गया, जिसका नतीजा है कि उसकी उसी की कड़ियों को पकड़ के आज जिस दौर में हम लोग गुजर रहे हैं, तो लाजमी कहना पड़ेगा कि आज एक फांसीवादी दौर से हम गुजर रहे हैं। तो उस फांसीवादी सरकार ने वही धागे, वही थ्रेड, वही कड़ियां जो हैं उनको पकड़ा है, जिन कड़ियों को पीछे छोड़ दिया गया था। तो उन कड़ियों को छोड़ना जो है, ये एक मेजर मुझे लगता है आलोचना जो है, ये हमें आजाद भारत के अंदर जो सरकारें रही, उन जो धारा रही, उस धारा की ये आलोचना जो है, ये जरूर हमें करके चलनी होगी। और इसके साथ ही मुझे लगता है कि हमें आज की हमारे विद्वान सज्जन इसके ऊपर पूरे एक्सपर्ट अपनी ओपिनियंस देंगे कि उसके बाद जो अभी हुआ, ये भी जरूर है
कि हम इसको पहले वाले की ही कोई थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक कंटिन्यूटी वो भी नहीं मान सकते। लाजमी है, ये कंटिन्यूटी नहीं है, ये लाजमी तौर कमलजीत जी, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। कमलजीत जी, शायद कोई समस्या हुई है इंटरनेट से जुड़ी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद कमलजीत जी, आपने आकांक्षाओं और अपेक्षाओं की बात कही और बहुत सुंदर रूप में आपने, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने प्रकाश डाला। अंग्रेजों के जमाने के विद्रोह से आपने शुरुआत की और यहाँ तक आप लेकर आए, मॉडर्निटी के प्रश्न को भी आपने रखा कि मॉडर्न इंडिया कैसा होगा। और जो अभी हम सभी महसूस कर रहे हैं, अभी जो हमारे आसपास की जो हवा है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और खबरों की बात तो छोड़िए, जिस तरह से हम रोजमर्रे के जीवन में महसूस कर रहे हैं इस जहर को, इस वर्ण व्यवस्था को, इस पुरातन सामंती दमन को, वह किस तरह से आजादी के प्रश्न को हमारे सामने रख रहा है कि हम किस तरह के आजाद भारत में जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलजीत जी विषय प्रवेश के लिए। मैं अब बुलाना चाहूंगी अपने प्रमुख वक्ता इतिहासकार प्रोफेसर सलील मिश्रा जी को। साथियों, प्रोफेसर सलील मिश्रा जी ने बतौर इतिहासकार के रूप में आधुनिक भारत के प्रमुख विषयों पर काम किया है, जिनमें प्रमुख हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभाजन, सांप्रदायिक राजनीति, भाषा की राजनीति, राष्ट्रीयता, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। साथ ही उन्होंने बतौर एक शिक्षक भारत के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, इग्नू, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। साथ ही वह अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सलील मिश्रा जी आए और आजादी के सपने और आजाद भारत के, आज के भारत के प्रश्न पर, विषय पर अपने ज्ञान से इस विमर्श को आगे बढ़ाएं। सलील मिश्रा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली जी, कमलजीत जी, रमाशंकर जी। मैं प्रलेस का बहुत शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे दावत दी। और मैं जो बहुत महत्वपूर्ण आपने एक विषय वस्तु रखा है, आजादी के सपने और आज का भारत, इसी पर मैं एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही व्यापक दृष्टि डालना चाहूंगा, लेकिन अपनी बात मैं 40-42 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों, पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जो हमारा आजादी का संघर्ष था, उसका एक बहुत खास महत्वपूर्ण पहलू ये था कि वो सिर्फ साम्राज्यवाद विरोध पर ही आधारित नहीं था। उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोध करना ही नहीं था, बल्कि भविष्य के लिए एक ब्लूप्रिंट या खाका बनाने का भी था। और ये एहसास बहुत ही सजग रूप से शुरू से ही हमारे नेताओं में था, 19वीं सदी से ही और 20वीं सदी की शुरुआत से ही, गांधी के आने से पहले भी, कि हमें बेहतर भविष्य के भारत के लिए एक खाका या एक ब्लूप्रिंट बनाना है। मैं आपको एक आध दो चार इसके उदाहरण देना चाहूंगा। पहला तो ये कि अगर आप कांग्रेस, जो कि मुख्य व्हीकल था हमारी स्ट्रगल का एंड नेशनल मूवमेंट का, विदेश नीति पर कांग्रेस के बहुत महत्वपूर्ण रेजोल्यूशंस या प्रस्ताव हैं। आमतौर पे साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन जो है वो विदेश नीति के मसले पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि क्यों करना चाहिए, कोई विदेश नीति वो कोई सरकार में तो है नहीं। लेकिन ये माना जा रहा था कि उनको हमें दुनिया को बताना है कि दुनिया के साथ हम किस तरह का संबंध, किस तरह का रिश्ता रखना चाहते हैं, हम दुनिया को कैसे देखते हैं। तो लगातार विदेश नीति के रेजोल्यूशंस प्रस्ताव होते थे। कराची का जो बहुत फेमस 1931 का रेजोल्यूशन है, वो तो पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट है, एक सेमी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है कि किसी भी सरकार की आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल, लिंग्विस्टिक पॉलिसी किस तरह की होगी। ये भी अक्सर एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल्स इन मसलों पे ज्यादा नहीं जाती हैं, लेकिन हमारे नेशनल मूवमेंट का बहुत ही सजग प्रयास था कि हमें एक खाका, एक ब्लूप्रिंट बनाना है। जब भी हमको अवसर मिलेगा उसको लागू करने का तब हम करेंगे, लेकिन तैयार करने का काम पहले से हम कर देंगे।
इसी तरह से 1936 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना हुई। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जो साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष हैं वो आमतौर पर सिविल लिबर्टीज वगैरह के मसले नहीं उठाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फिर एक सजग प्रयास था कि हमें एक सिविल लिबर्टीज का एक पूरा फ्रेमवर्क, एक खाका तैयार करना है, और ये भी 1936 में ही हो गया था। साथ ही नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी, नेहरू के इनिशिएटिव पे, नेहरू की पहल थी, लेकिन सुभाष बोस हमारे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, तो दोनों ने मिलके। तो अगर ये सारे दस्तावेज हम अपने सामने रखते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हम अपने सामने रखते हैं, तो ये तो बहुत क्लियर हो जाता है कि जो हमारा संघर्ष था साम्राज्यवाद विरोध का, उसमें सिर्फ विरोध ही नहीं करना था, बल्कि बहुत ही सजग तरीके से, कॉन्शियसली एक बेहतर, आधुनिक, समतामूलक, वेलफेयरिश भारत की एक परिकल्पना थी, उसकी एक अवधारणा थी, एक सोच थी, और उस सोच की तरफ तरह तरह के दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, उनको डॉक्यूमेंट किया जा रहा था, उसकी रिपोजिटरी तैयार की जा रही थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि मैं पहले बताना चाहता था। दूसरी खास बात मैं अपने आजादी की जो लड़ाई है उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि भारत, जाहिर सी बात है कि अकेला देश नहीं था, बहुत सारे और देश थे जो कि आजादी के लिए लड़ रहे थे। अफ्रीका के देश थे, उससे पहले लातीनी अमेरिका के देश भी लड़ रहे थे, एशिया के भी और देश लड़ रहे थे, लेकिन इन सारे के सारे जो गैर यूरोपीय देश हैं 19वीं 20वीं सदी के, उनके सामने खास तरह की चुनौती थी, वो भारत के सामने भी थी, और वो चुनौती ये थी कि इन सारे गैर यूरोपीय देशों के सामने आधुनिकता जो आती है, जिसकी की जरूरत महसूस हो रही थी, वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के रास्ते से आती है। तो मॉडर्निटी तो आती है, लेकिन वो जाहिर सी बात है कि एक इंपीरियलिज्म के फ्रेमवर्क में आती है। तो उसमें आपको क्या आपका रवैया होना चाहिए? अगर आप, लगता है कि एक पैकेज डील आई है, एक तरफ तो मॉडर्निटी है, मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्निटी के आइडियाज, प्रबोधन के विचार हैं, रैशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन के विचार हैं, तो अगर हम पूरी तरीके से उनको स्वीकार कर लेते हैं तो उसके अपने खतरे हैं। जब आप पूरी तरीके से स्वीकार करेंगे तो फिर आप यूरोप का विरोध नहीं कर सकते, साम्राज्यवाद का विरोध नहीं कर सकते, और अगर पूरी तरीके से उनको आप खारिज कर देते हैं तो उसके अपने खतरे हैं। लगता है कि फिर आधुनिकता तो हमारे लिए बनी ही नहीं है, हम उसके लिए उचित नहीं है, या वो हमारे लिए उचित नहीं है, तो अब लगता है कि हम जो मध्यकालीन अंधेरा है उससे ब्रेक थ्रू, उससे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। तो ये बहुत सारे, ज्यादातर गैर यूरोपीय देशों के सामने ये समझिए कि दुविधा रहती है, एक डिलेमा रहता है। ऐसे में भारत में हमारे नेताओं की प्रक्रिया बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी, और बहुत महत्वपूर्ण ये थी, उसका एक खास पहलू ये था कि हमारे नेताओं ने प्रबोधन के विचार, जो एनलाइटनमेंट के विचार थे, यूनिवर्सलिज्म, रैशनलिज्म, रीजन, सेक्युलरिज्म, ये सारे विचार, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के विचार, इन सबको तो पूरी तरीके से स्वीकारा। इनको ये नहीं माना कि ये यूरोपीय विचार हैं इसलिए हमको इनको विरोध करना है, लेकिन साथ ही साथ साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का पूरा विरोध किया। तो एक तरीके से आधुनिकता के मसले पर, आधुनिकता पर हमारा क्या रवैया होना चाहिए, एक बहुत ही जटिल समझ बनाई, जो कि टोटल रिजेक्शन और टोटल एक्सेप्टेंस के अलावा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, जिसको कि थोड़ा थोड़ा हम बेबी, अंग्रेजी में की जो कहावत है बेबी एंड द बाथ वाटर, उससे हम समझ सकते हैं कि जब जो बाथ वाटर है उसको तो हमने फेंका, लेकिन जो बेबी है, बेबी ऑफ मॉडर्निटी, उसको हमने पूरी तरीके से स्वीकार किया, उसको हमने खारिज नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। दुनिया के बहुत सारे देशों के सामने, जो गैर यूरोपीय देश हैं, उनके सामने ये एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल बन के आया है, बहुत महत्वपूर्ण मॉडल था, जिसको कि वो लोग भी अडॉप्ट कर सकते थे, कि हमें न तो पूरी तरीके से स्वीकार करना है, न पूरी तरीके से खारिज करना है, बल्कि एक सेलेक्टिव तरीके से कुछ लेना है और कुछ हमको उसका विरोध भी करना है। तो ये दो पहलू जो हैं, मुझे लगता है हमारी आजादी का जो संघर्ष था, जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था, ये उसके बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिस पर की ध्यान जो कि हमें याद रखना चाहिए। अब दोस्तों, जब आजादी हमको मिल गई 47 में, तो 47 के बाद मेरा, जिस तरह के सवालों की बात अभी भी कंवलजीत जी ने भी की थी और भी हमारे मित्रों ने की, तो उनको समझने का मेरे सामने जो तरीका है वो ये है कि मैं मानता हूं कि 47 के बाद में हमारा देश दो बहुत बड़े संक्रमणों से, दो बहुत बड़े ट्रांजिशंस से गुजरा है। पहले संक्रमण का दौर मैं मानता हूं 1947 और 52 का पीरियड है, वो 5 साल का पीरियड है, जो कि एक भारतीय
ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है, बहुत बड़े रूपांतरण की शुरुआत हो रही है इस दौर में। और दूसरा जो एक संक्रमण होता है जो कि इसके बिल्कुल बरक्स है, जो कि इसके बिल्कुल विपरीत है, जो लगता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की हमारी जो मेजर वैल्यूज थी उनके लिए खतरा बन के आ रहा है, वो 21वीं सदी की शुरुआत में होता है। तो मैं अपनी बात इस तरह से आगे रखूंगा कि मैं जो ये दो मेजर ट्रांजिशंस हैं, जो ये दो मेजर संक्रमण हैं, उनको एक दूसरे से तुलना करके और वो कैसे उन्होंने एक दूसरे से उनका क्या रिश्ता रहा है और हमारी भारतीय समाज, हमारी भारतीय पॉलिटी, उसको उन्होंने किस तरह से उस पर असर डाला है। तो पहले संक्रमण की बात 47 और 52 की। दोस्तों, अक्सर ये सवाल बहुत विमर्श होता है काफी, और अक्सर ये कहा जाता है, शायद थोड़ा बहुत पहले तो बहुत कहा जाता है, थोड़ा बहुत अभी भी कहा जाता है कि भारत में क्रांति क्यों नहीं हुई। लगता है हम लोग एक खास तरह के कॉम्प्लेक्स ग्रंथि से ग्रस्त हैं कि हम मानते हैं कि फ्रांस में क्रांति हुई और रूस में हुई और चीन में हुई, लेकिन भारत में क्रांति क्यों नहीं हुई। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब सही नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ भी क्रांति हुई है, हमारी भी क्रांति है। देयर इज एन इंडियन रेवोल्यूशन, लेकिन वो क्रांति उस तरह की नहीं है जैसी कि 1789 में हुई थी फ्रांस में, या 1917 में रूस में हुई थी। वो समय अलग था, ये समय अलग है। हमारी भी अपनी क्रांति थी, और क्रांति से, भारतीय क्रांति से, इंडियन रेवोल्यूशन से मेरा अभिप्राय एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट, एक रूपांतरणीय बदलाव से है जिसने की उस ट्रांसफॉर्मेशन की सारी हमारे यहाँ शुरुआत की। तो ये भारतीय इंडियन रेवोल्यूशन क्या था या इंडियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? मुझे लगता है कि इसके 5 मुख्य बिंदु हैं इंडियन रेवोल्यूशन के, भारतीय क्रांति के, और ये सारे 5 बिंदुओं को साथ साथ में हम रखेंगे तो हम भारतीय क्रांति, इंडियन रेवोल्यूशन का जो एसेंस है, जो उसका मूल सार है, उसको बेहतर तरह से समझ पाएंगे। ये सारे 5 के पहलू जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला पहलू तो दोस्तों ये है कि 1947 में हमें आजादी मिली। स्वतंत्रता का एक महत्व था, हमारी अपनी आकांक्षा थी, लेकिन आकांक्षाओं के अलावा स्वतंत्रता का सबसे बड़ा महत्व ये था कि 2 सदियों का जो उपनिवेशीकरण हमारी अर्थव्यवस्था का, हमारे समाज का हुआ, उससे हमें मुक्ति मिली। एकदम से आजाद हो जाने से कोई बहुत ही बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, लेकिन ये माना जाता है और सही माना जाता है कि कॉलोनियलिज्म या जो उपनिवेशवाद है वो किसी भी समाज में एक नेचुरल डिप्रेसर क्रिएट कर देता है, वो वहां की अर्थव्यवस्था को डिप्रेस कर देता है, और उससे उबरना जो है, एकदम से उससे उबरना मुश्किल होता है। लेकिन उससे उबरने के लिए आजाद होना, स्वतंत्रता प्राप्त करना, ये एक जरूरी शर्त तो है, नेसेसरी कंडीशन है। सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है, और बहुत कुछ होना पड़ेगा, लेकिन ये एक नेसेसरी कंडीशन है। तो ये नेसेसरी कंडीशन हमारी पूरी हुई 1947 में, जब 2 शताब्दियों का, 2 सदियों का जो औपनिवेशीकरण हमारी अर्थव्यवस्था का हो रहा था, जिसने कि बहुत हमारी अर्थव्यवस्था को डिप्रेस कर दिया, अरेस्ट कर दिया, वो दूर हुआ। तो ये पहला पहलू था इंडियन रेवोल्यूशन का, भारतीय क्रांति का। दूसरा पहलू था 500 से ऊपर जो रजवाड़े थे उनका विलय हुआ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। इसका खास महत्व ये है कि भारतीय समाज के लगभग 1/3 हिस्सा, लगभग 40% जनता, जो कि एक खास तरह के फ्यूडल या सामंती ढांचे में रह रही थी, वहां पर लोकतंत्र का विस्तार, तो एकदम से वहां पर लोकतंत्र की संभावनाओं की शुरुआत हुई, जो कि उससे पहले वहां पर नहीं हुई थी। तो जो रजवाड़ों का विलय है उसको इस तरह से देखना भी जरूरी है। इतना आसान नहीं था रजवाड़ों का विलय होना। बहुत सारी अंग्रेज सरकार ने माउंटबेटन की स्कीम थी, जो कि कुछ कुछ वैसी ही थी जैसी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन एम्पायर के साथ भी की। आज भी हम देखते हैं कि सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट की जो जोन है, वहां पर देश हैं, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे सिटी स्टेट्स भी हैं, जहां पर कि नवाब हैं, शेख हैं, वो राजा कर रहे हैं। वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पैसा तो है, समृद्ध तो है, लेकिन डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज नहीं आई है। और इसकी बहुत सारी वजह यह है कि ब्रिटिश, जब विश्व युद्ध खत्म हुआ और ऑटोमन एम्पायर टूटा और इंग्लैंड और फ्रांस का बहुत प्रभुत्व था, तो उन्होंने अजीब तरह से रिकग्नाइज किया लोगों की सॉवरेंटी को, बहुत सारे सिटी स्टेट्स बना दिए, बहुत सारे शेखों को उन्होंने सत्ता दे दी। काफी कुछ मुमकिन था कि हमारे देश के साथ भी ऐसा होता।
एक पूरा प्लान था जिसके तहत ये माना जा रहा था कि आजादी तो मिल जाएगी, लेकिन जो पैरामाउंसी है, जो ब्रिटिश सरकार का संबंध, जो ब्रिटिश सरकार का करार था रजवाड़ों के साथ, वो पैरामाउंसी रजवाड़ों को वापस चली जाएगी। फिर वो एक यूनियन के साथ आना चाहते हैं तो आए, लेकिन नहीं आना चाहते हैं तो फिर वो आजाद है। इस पर हमारे नेताओं ने, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने पूरी तरीके से इसको खारिज किया, पूरी तरीके से इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, ये तो फिर भारत का पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। तो उन्होंने किसी भी हालत में कहा कि ये स्कीम जो है पैरामाउंसी प्रिंसली स्टेट्स को चली जाएगी, ये स्वीकार्य नहीं है। ये भारत का हश्र वो नहीं होगा जो कि ऑटोमन एम्पायर का अंग्रेजों ने कर दिया था। तो ये प्रिंसली स्टेट्स का विलय इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था। पहला स्टेप तो उसका लिया गया कि ये ऑप्शन, ये विकल्प डिनाई किया गया, स्वतंत्रता के एक्ट जो बना था, प्रस्ताव जो बना था। और दूसरा उसका हिस्सा 47 के बाद में हुआ, जबकि डिप्लोमेसी, फोर्स, इंड्यूसमेंट सबका बहुत इस्तेमाल करके प्रिंसली स्टेट्स को भारत की यूनियन में शामिल किया गया। तो ये दूसरा इंडियन रेवोल्यूशन, भारतीय क्रांति का ये दूसरा पहलू था। तीसरा उसका पहलू था जमींदारी प्रथा का। ये भी 48 तक होता है, जिसके तहत कि लगभग 2 करोड़ वो लोग जो कि टेनेंट्स थे, जो कि किराएदार थे, जो कि काश्तकार थे, जिनके पास की मिल्कियत नहीं थी जमीन की, उनको जमीन पर अधिकार मिला, मिल्कियत मिली। अंग्रेजों ने 18वीं सदी के अंत में यहाँ आने के बाद एक बहुत ही आर्टिफिशियल सा सिस्टम शुरू कर दिया था जमींदारी का, जिसके तहत जो लोग जमीन से कर लेते थे, टैक्सेस लेते थे, उनको मिल्कियत का हक दे दिया। तो एक खास क्लास बन गया था जमींदार और लैंडलॉर्ड्स का, जिनका की खेती से कुछ लेना देना नहीं था। वो अक्सर शहरों में रहते थे, लेकिन वो जमीन पर मिल्कियत, मालिकाना हक उनका था। और बहुत सारे काश्तकार जो खेती करते थे, उनके पास ओनरशिप नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा बुनियादी कदम उठाया गया हमारी सरकार ने आजादी के फौरन बाद में, कि इस शोषणकारी, इस दमनकारी सिस्टम को खत्म किया और 2 करोड़ लोग जो कि खेती कर रहे थे, उनको मिल्कियत, उनको मालिकाना हक जो है वो जमीन पर मिला। और साथ ही साथ अंग्रेजों के तहत एक टैक्सेस का, रेंट और रेवेन्यू का एक बड़ा ही आर्टिफिशियल और काफी गड़बड़ एक सिस्टम जो बन गया था, उसको भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो एग्रीकल्चर, खेती को बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा इंसेंटिव तो ये भी था कि टैक्सेस, उसको एग्रीकल्चरल इनकम को, भू राजस्व का सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया। तो एक तरह से पॉलिटिकल फ्यूडलिज्म को तो प्रिंसली स्टेट्स के विलय करके उसको कमजोर किया गया, और इकोनॉमिक फ्यूडलिज्म जो है उसको इस तरह से खत्म किया गया कि जो जमींदारी की व्यवस्था है उसका उन्मूलन किया। तो एक ये बहुत बड़ा प्रयास था, और ये भी भारतीय क्रांति का ये तीसरा पहलू था। हमारी क्रांति का चौथा पहलू था हमारा संविधान। हमारा संविधान बहुत बहुत खास है, लेकिन उसकी एक बहुत खास बात यह है कि वो एक तरफ प्रगतिशील है, मॉडर्न है, इमेंसिपेटरी है, उसमें इमेंसिपेशन की सारी संभावनाएं हैं, उसका सारा खाका है, लेकिन वो किसी छोटी मोटी, किसी माइनॉरिटी, किसी इलीट का बनाया हुआ नहीं है, किसी अभिजात वर्ग का, कुछ विशेषज्ञों का, कुछ एक्सपर्ट्स का बनाया हुआ नहीं है। एक प्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया है। और ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की, नेशनल मूवमेंट की शुरू से एक ये बहुत बड़ी मांग थी 1933 से, कि हमारा संविधान एक हमारे भारतीय लोगों द्वारा चुनी गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनेगा। और ये मांग जब हमारी पूरी हुई, तो ये बहुत खास बात है हमारे संविधान की, कि वो एक तरफ तो उसमें जो बहुत ही लीगल, जो बहुत ही तकनीकी, जो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल माइंड्स हैं, उनको तो लाया गया है, लेकिन साथ में लोगों के प्रतिनिधि भी हैं, ताकि उनको पता रहे कि लोग किस तरह का संविधान चाहते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन है, उसमें एक थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक एलिमेंट है, जो बेस्ट माइंड्स आए हैं, नेहरू, अंबेडकर, अयंगर, केटी शाह, बहुत जो उस समय के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे वो भी आए, लेकिन साथ ही साथ 300 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी है, जो कि हर मसले पे बहुत बहस करती है, खूब चर्चा होती है, खूब बहस होती है, फिर जब सर्वसम्मति होती है तब वो हिस्सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। 7,000 से ज्यादा अमेंडमेंट रखे गए हैं 2-2.5-3 साल में। वो 2 महीने में नहीं बन गया, 3 साल तक लगातार बहस मुबाहिस बनती रही, कमेटी बनती रही, सब कमेटी बनती रही। लेकिन उसकी वजह से
एक ऐसा हमारा संविधान बना जो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव भी है, लेकिन साथ ही साथ कॉन्सेंसुअल भी है, उसमें सर्वसम्मति भी है। और इसी वजह से सारी तब्दीलियों के बावजूद 70 साल हो गए हैं, 75 साल हो गए, 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, संविधान को अभी भी जनता अपना मानती है। और समाज के हमारे बहुत सारे तबके ऐसे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लिया जा सकता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने संघर्षों को चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे लोगों के एम्पावरमेंट का भी जरिया जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। तो एक बहुत ही प्रगतिशील और इमेंसिपेटरी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि प्रतिनिधि भी है, रिप्रेजेंटेटिव भी है, ये भी हमारे इंडियन भारतीय क्रांति का एक चौथा हिस्सा था। और पांचवा हिस्सा हमारी क्रांति का ये है डेमोक्रेटिक मैंडेट 1952। 1952 में दुनिया के सबसे बड़े चुनाव जो हैं वो किसी यूरोप के देश में नहीं होते हैं, वो एक अनडेवलप्ड जो एक कॉलोनी थी जो उसको अभी आजाद मिली थी, वहां पे होते हैं। तो एक तरह से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सिटिडल भी इंडिया बन के आता है। बहुत बड़े पैमाने पर चुनाव होते हैं एक ऐसे देश में जिसमें कि 14% साक्षरता थी। बहुत सारे विदेश के एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि हमको भारतीयों को इतनी जल्दी वयस्क मताधिकार के लिए नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि भारत जैसा देश वयस्क मताधिकार के लिए तैयार नहीं है। वयस्क मताधिकार के मसले को जैसे यूरोप में किया गया, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके दिया गया। फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मताधिकार 1944 में मिला, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जगह थी। तो यूरोपियन एक्सपर्ट्स का यह भी मानना था कि भारत में भी ऐसा ही होना चाहिए, जैसे जैसे साक्षरता बढ़ेगी वैसे वैसे मताधिकार का दायरा बढ़ाना चाहिए। हमारे नेताओं का इसके विपरीत ये मानना था कि अगर हमारी गैर साक्षर जनता है, लेकिन उसमें अगर इतनी राजनीतिक समझ है, इतनी सेगैसिटी है, इतनी उसमें सूझबूझ है कि वो इतने विस्तृत, इतने कॉम्प्लेक्स, इतने विशाल एंटी इंपीरियलिज्म, इतने विशाल इंपीरियलिज्म साम्राज्यवादी शक्ति के खिलाफ एक बहुत ही व्यवस्थित अहिंसक संघर्ष कर सकती है, तो उस जनता में इतनी सोच समझ है कि वो अपने बेहतर प्रतिनिधि चुन सके। तो इसलिए पूरा वयस्क मताधिकार का सिद्धांत रखा गया और उसके तहत हमारे जो पहले चुनाव हुए, जिनमें जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, जो कि हमारी सरकार में आए। तो मुझे लगता है कि भारतीय क्रांति को या उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो एजेंडा है उसको समझने का बेहतर तरीका यही है कि हम किसी एक बिंदु पर फोकस ना करें, बल्कि हम 1947 और 52 का जो दौर है उसको भारतीय क्रांति का पीरियड माने, और उसमें जो पांचों बिंदु हैं, स्वतंत्रता, रजवाड़ों का विलय, जमींदारी का उन्मूलन, एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेसिव और पहले भारत चुनाव, इन पांचों को हम साथ में रखेंगे तो फिर जो ट्रांसफॉर्मेटिव संभावना या पोटेंशियल जो है हमारे क्रांति की, वो समझ में आएगी। दोस्तों, 1950 के दशक में भारत का एक बहुत खास महत्व था। इस दुनिया में भारत को एक बहुत खास देश के रूप में देखा जाता था। ये माना जाता था कि भारत से एक खास मॉडल बनेगा, एक जो यूरोपीय मॉडल है समाजों को चलाने का, अर्थव्यवस्था को चलाने का, उस मॉडल के बरक्स एक बेहतर मॉडल एक गैर यूरोपीय देश से आएगा। और उस गैर यूरोपीय देश में भारत का काफी महत्व था। ये माना जाता था कि भारत के लोगों ने एक बहुत अहिंसक, बहुत बड़ा संघर्ष चलाया है। भारत ने एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की, एक मॉडर्नाइजेशन की बात की है। नेहरू बहुत इस बारे में बात करते थे कि हमको एक मॉडर्न समाज तो बनाना है, लेकिन मॉडर्न समाज ऐसा नहीं बनाएंगे कि हम अपनी परंपरा को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जो हमारी परंपरा है उसके बहुत सारे सकारात्मक पहलुओं को बचाते हुए, अक्षुण्ण रखते हुए हम आधुनिक समाज बनेंगे। तो हम यूरोप की तरह आधुनिक समाज नहीं बनेंगे। यूरोप में जब आधुनिकता आई तो वहां की परंपराएं लगभग खत्म हो गई थी, ट्रेडिशंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। लेकिन भारत का जो खाका था, जो सपना था, वो ये था कि हम अपनी परंपरा, जो सकारात्मक पहलू हैं, हर परंपरा को नहीं, लेकिन जो परंपरा के सकारात्मक पहलू हैं उसको हम बचाते हुए, उसको हम प्रिजर्व करते हुए, अपनी प्लूरैलिटी को प्रिजर्व करते हुए, अपनी विविधता को प्रिजर्व करते हुए हम आधुनिकता में कदम रखेंगे, आधुनिकता की ओर अपना पदार्पण करेंगे। हम अपनी परंपराओं को से कट के, परंपराओं का नाश करके हम आधुनिक नहीं बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा विकल्प था जो गैर यूरोपीय देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
तो लग रहा था कि भारत एक एक एक, एक खास तरह का सोशल एक्सपेरिमेंट है, भारत एक तरह की लेबोरेटरी है कि अगर इंडियन एक्सपेरिमेंट, भारतीय प्रयोग सफल हो जाता है तो दुनिया के और भी जो गैर यूरोपीय देश हैं वो भी फिर इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरी दुनिया की लगता है निगाहें हमारे देश की तरफ थी, वो भारत को देख रहे थे। टैगोर का जो, रविंद्रनाथ टैगोर का जो विचार था एक यूनिवर्सल पैन ह्यूमन यूनिवर्सलिज्म का, विश्वव्यापी सार्वभौमिकता का, जो गांधी का विचार था कि पूरे समाज को हम अहिंसक तरीके से चला सकते हैं, अहिंसा का कितना बड़ा महत्व है। नेहरू का नॉन अलाइनमेंट का जो विजन था कि हमें कोई, ये हमारी नियति ये नहीं है कि एक बड़ी सुपर पावर के पास जाए या दूसरी के पास जाए, ये हमारी नियति नहीं है, हम अपने लिए एक स्वतंत्र रास्ता भी चुन सकते हैं ताकि हम हमारे अपने हर देश, छोटा मोटा देश अपनी सॉवरेनिटी को बचा सके, ये खतरा ना हो कि यूरोपीय प्रभुत्व, यूरोपीय नियंत्रण फिर से आके लग जाए। तो लग रहा था कि ये पूरा का पूरा हम एक नया तौर तरीका, नया वे ऑफ लाइफ ले रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा प्रयोग है, भारत में प्रयोग किया जा रहा है, भारत एक प्रयोगशाला है, और ये बहुत बड़ा जो सोशल एक्सपेरिमेंट है, ये जब सफल हो जाएगा तब फिर बाद के देश देखेंगे और ये उपलब्ध रहेगा बाकी देशों के लिए भी कि वो इस मॉडल को अपना सकते हैं, इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा पहला संक्रमण था। दूसरा बड़ा संक्रमण जो हुआ है, दूसरा बड़ा जो ट्रांजिशन हुआ है, वो 21वीं सदी की शुरुआत में हुआ है। और वो इस पहला जो ट्रांजिशन था इसके बिल्कुल विपरीत है, इसके बिल्कुल बरक्स है, और न सिर्फ इसके बरक्स है बल्कि लगता है कि नेशनल मूवमेंट की जो हमारी सारी की सारी मेजर वैल्यूज थी उनके लिए खतरा बन के आ रहा है, चाहे वो प्लूरलिज्म की वैल्यू थी, सेक्युलरिज्म की जो भी वैल्यूज थी जिन पर मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। हमारा सोशल फैब्रिक, सामाजिक ढांचा जो है वो पहले से ज्यादा कमजोर हुआ है। आर्थिक रूप से तो वृद्धि हुई है, आर्थिक प्रगति हुई है, लेकिन सामाजिक ढांचा जो है, हमारा सामाजिक तंत्र, सोशल फैब्रिक, वो पहले से ज्यादा कमजोर हुआ है। राजनीतिक तौर पे टर्ब्यूलेंस या एक उथल पुथल अब ज्यादा है हमारे समाज में 1950 के दशक के हिसाब की तुलना में। जातिवाद और सांप्रदायिकता जो है वो कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं, खासतौर से जो बहुसंख्यक सांप्रदायिकता है, जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म है, वो बहुत ही आक्रामक और एग्रेसिव उसका वो रुख उसका रहा है, उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। दूसरे शब्दों में नेशनल मूवमेंट, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की जो सारी वैल्यूज थी, जो उसके विचार थे, जो उसका सॉफ्टवेयर था, वो एकदम से खतरे में आ गए हैं। एक बहुत ही हमारा समाज, आइडियोलॉजिक हिस्टीरिया हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है। भारत की शक्ति तो शायद ज्यादा हो गई है, आर्थिक वृद्धि भी हुई है, लेकिन ये जो माना जा रहा था एक समय में कि भारत एक सामाजिक प्रयोगशाला है, भारत एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा है, वो दुनिया के लिए एक मिसाल साबित होगा, वो अब वैसा कुछ भी नहीं है। अब कोई भी दुनिया में ये नहीं मानता कि हम भारत दुनिया के लिए मिसाल बनेंगे। मजबूत देश निश्चित रूप से भारत पहले से हो गया है। तो ये जो दोस्तों दो संक्रमण हुए हैं, एक बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे का नकार है। एक दूसरा संक्रमण पहले संक्रमण का डिनायल और नकार है। लगता है कि पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा मार्ग जो है, पूरी की पूरी ट्रैजेक्टरी जो है वो उलट हो गई है, वो उलट गई है। जिस रास्ते पे हम चल रहे थे 50 के दशक में और आजादी के बाद में, धीमे धीमे चल रहे थे, लेकिन जिस रास्ते पे भी चल रहे थे वो अब लगता है कि वो हम फिर उलट पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे थे अब हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। अब इस पर हम थोड़ा सा विचार करते हैं। मेरे हिसाब से इसका क्या कारण है, या क्या कुछ हुआ जो गड़बड़ हो गया, क्या कुछ हुआ कि जो आशावाद था, जो ऑप्टिमिज्म था, जो 50 के दशक में पैदा हुआ था, लोगों में था, नेताओं में था, जनता में था, लेकिन वो आशावाद किस तरीके से, उसका क्या हश्र हुआ, और किस तरीके से दूसरे संक्रमण ने, दूसरे ट्रांजिशन ने पहले ट्रांजिशन को लगभग को पर काफी असर डाला, उसको बहुत ही डैमेज कर दिया। खत्म तो नहीं किया है, लेकिन डैमेज उसको बहुत कर दिया। तो हमारी वो सारी जो वैल्यूज हैं नेशनल मूवमेंट की, आज वो काफी डैमेज्ड हैं, वो कमजोर हो गई हैं, वो बहुत चोटिल हो गई हैं। दोस्तों, आजादी के समय में ये माना जा रहा था, ऐसा माना गया और उस पर लिखा भी गया कि हमारी जो यात्रा है, एक हमने अपने नए सफर की शुरुआत की है, नए यात्रा की शुरुआत की है। जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही फेवरेट शब्द होता था कि हम नए सफर की हम शुरुआत कर रहे हैं।
तो ये मान रहा, और ये भी माना जा रहा था कि ये जो हमारा सफर है बहुत आसान नहीं है, बहुत स्मूथ नहीं है, बहुत ऐसा नहीं है कि उसमें समस्याएं नहीं होंगी। जब हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी अड़चनें भी आएंगी, बहुत सारी समस्याएं भी आएंगी। खासतौर से दो समस्याओं की तरफ वो काफी इशारा करते थे। पहला तो ये कहते थे कि जब आर्थिक वृद्धि आएगी, आर्थिक वृद्धि को तो आना ही होगा, भारत गरीब देश है, बड़ा देश है, अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, 200 साल का, 2 सदियों का उपनिवेशीकरण है, उससे निपटना है प्लान्ड इकोनॉमी के द्वारा। तो माना जाता था कि आर्थिक वृद्धि तो आएगी, लेकिन आर्थिक वृद्धि जब आएगी, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो साथ ही साथ विषमताएं भी आएंगी, डिस्पैरिटीज भी आएंगी, और बहुत डिस्प्लेसमेंट होगा लोगों का। तो साइकोलॉजिकली, सोशली लोगों पर काफी इसका विपरीत असर पड़ेगा, आबादी के काफी बड़े हिस्से पर। तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा और डिस्पैरिटी, विषमता भी बढ़ेगी। और दूसरी एक समस्या ये थी कि राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी चुनौती थी। 1947 तक जो हमारा राष्ट्रवाद था, वो इंडियन नेशनलिज्म, वो एक तरह से साम्राज्यवाद विरोधी था। साम्राज्यवाद विरोध उसका एक बहुत बड़ा स्तंभ, उसका एक बहुत बड़ा प्लैंक था। अब वो प्लैंक तो खत्म हो गया 47 के बाद में, तो वो आधार तो रहा नहीं, इसलिए कि वो तो हम जीत गए। लेकिन अब राष्ट्रवाद का आधार क्या होगा, भारतीय राष्ट्रवाद का अब नया स्तंभ, नया प्लैंक क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो हमारा सफर जिसकी शुरुआत हम कर रहे थे, उस सफर में इन दोनों चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा। और इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो हमारे प्लानर्स थे, जो उन्होंने सपने भी देखे, हमारे नेताओं ने, उन्होंने कहा कि 4 विचार, और उनकी 4 विचारों के साथ उनकी संस्थाएं भी, आइडियाज एंड देयर इंस्टीट्यूशंस, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और वो ये जो समस्याएं हैं इनसे निपटने में हमारी मदद करेंगे। वो क्या 4 विचार थे? पहला विचार तो मेरे पास बहुत अच्छा उसके लिए शब्द नहीं है, मैं स्टेटिज्म का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन स्टेटिज्म से मतलब ये था कि जो सरकार है, जनता की सरकार है, वो एक तरह से इस सामाजिक रूपांतरण को फैसिलिटेट करेगी, उसमें बिग एक्टर होगी। तो जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, किसी इंडिविजुअल एक्टर से नहीं होगा, वो सरकार द्वारा होगा। सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार जो है, वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो खाका है, जो मैंडेट है, उसको पूरा करेगी, और लोग उसकी मदद करेंगे। तो हमारे बहुत सारे जो नॉलेज सोशल साइंटिस्ट थे, उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो ऐसा नॉलेज प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा डेटा प्रोड्यूस करेंगे गांव के बारे में, आर्थिक परिस्थितियों के बारे में, जो कि सरकार की मदद करेगी कि सरकार अपनी जो आर्थिक नीतियां हैं, बेहतर नीतियां हैं, उनको अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से लागू कर पाए। विलेज स्टडीज काफी की गई, हिस्टोरियंस ने काम किया नेशनल मूवमेंट पे, ताकि नेशनल मूवमेंट के विचार लोगों तक और ज्यादा पहुंचे। इकोनॉमिस्ट्स ने भी इसी तरह से काम किया। तो लग रहा था कि एक विचार था कि सरकार को हमारी मदद की जरूरत है, सब लोगों को मिलकर सरकार की मदद करना है, इसलिए कि सरकार वो मेजर एलिमेंट है जो कि ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का एजेंडा जो है वो कैरी आउट करेगी। जो बदलाव आएगा वो सरकार की रहनुमाई में आएगा, सरकार की सरपरस्ती में आएगा। दूसरा एक फैक्टर ये कि हमारा एक मजबूत राष्ट्रवाद होगा, और उसका आधार क्या होना चाहिए? उसका आधार ना कोई संस्कृति नहीं हो सकती है, उसका आधार धर्म नहीं हो सकता है, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म हैं। उसका आधार भाषा नहीं हो सकती है, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, वरना फिर एक धर्म या एक भाषा डोमिनेट करेगी। लेकिन कुछ हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या हमारे राष्ट्रीय एकता का क्या आधार बनेगा। और जवाहरलाल नेहरू ने पूरी सीरियसनेस के साथ एक इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी की शुरुआत की थी, बनाई थी। उसने अपनी रिपोर्ट भी जमा की, वो अभी वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी जनता, अपने लोगों का एक इमोशनल इंटीग्रेशन करना होगा। वो इमोशनली जुड़े रहेंगे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, भाषाई तौर पे, कल्चरली अलग अलग रीजन से होंगे, वो सारी विविधता रहेगी। लेकिन कुछ ऐसा होगा जो कि सबको साथ साथ जोड़ेगा। वो कॉमन इमोशन क्या होगा, कैसे बनेगा, इसको लेके एक पूरी कमिटी बनी थी। उसमें नेता लोग थे, उसमें सोशियोलॉजिस्ट थे, हमारे एम.एन. श्रीनिवास जो हैं, वो जो हमारे लीडिंग उस समय के बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे, वो भी इसके सदस्य थे। उन्होंने भी अपने इसमें काफी भूमिका निभाई। तो ये कि इस तरह के एक मजबूत राष्ट्रवाद बनेगा जो कि धर्म, संस्कृति, भाषा, क्षेत्र पर आधारित नहीं होगा, नया एक आधार ढूंढेगा। क्षेत्र पर तो आधारित होगा ही, जो कि पहले हमारा भारतीय राष्ट्रवाद था ही, लेकिन और एलिमेंट्स
कनेक्टिविटी के एलिमेंट्स क्या होंगे, जुड़ाव के तत्व क्या होंगे, उसको हम सोचेंगे, काम करेंगे। कॉमन इमोशन क्या होगा भारतीय राष्ट्रवाद का। और चौथा, ये दूसरा विचार था। तीसरा विचार और उसकी इंस्टीट्यूशन थी सेक्युलरिज्म की। ये माना जा रहा था कि सेक्युलरिज्म सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें धर्म से लड़ना है, लेकिन सेक्युलरिज्म जरूरी है सोशल हार्मनी के लिए, और जो अल्पसंख्यक हैं हमारे समाज में उसके खिलाफ कोई भेदभाव ना हो। तो नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, ये बड़ा सेंट्रल प्लैंक, सेंट्रल मुख्य स्तंभ था हमारा जो सेक्युलर इमेजिनेशन था। जवाहरलाल नेहरू की जो चिट्ठियां लिखते थे फोर्टनाइटली, हर 15 दिन में, लेटर्स टू चीफ मिनिस्टर्स, वो अलग से भी छपे हैं, वो लगभग हर चिट्ठी में ये बताते थे कि हमें सेक्युलरिज्म क्यों चाहिए है। हमें जनता की आस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, धर्म रहेगा, लेकिन सेक्युलरिज्म हमें इसलिए चाहिए है कि एक तो किसी धर्म के अंदर में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, कुरीतियां हो सकती हैं, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ भेदभाव कर सकता है, उसको दूर करने के लिए, और साथ ही साथ एक धर्म दूसरे धर्म के साथ भी, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक धर्म के साथ भी जो है वो भेदभाव कर सकता है, वो नहीं होना चाहिए। तो सेक्युलरिज्म का मुख्य स्तंभ था कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फेवर भी नहीं होना करना है किसी को, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और चौथा मुख्य जो विचार और उसकी इंस्टीट्यूशन जो थी, डेमोक्रेसी। आपको याद होगा कि जो पहला चुनाव हुआ था उसमें हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री ने ये बड़ा फैसला लिया था कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगी, उसके तहत होगा, सरकार नहीं करवाएगी चुनाव, और वो काफी हद तक आज भी प्रैक्टिस चल रही है। तो डेमोक्रेसी से का एक मकसद ये था कि लोगों का सबलीकरण होगा, और इतना सबलीकरण होगा कि जब लोग कॉमन पॉलिटिकल लाइफ में आएंगे, अपने नेता चुनेंगे, तो वो अपनी मांगों को खुद उठा सकेंगे। अपनी मांगों को उठाने के लिए, उनको मनवाने के लिए, उनको बाहर के लोगों पर निर्भरता उनको नहीं रहेगी। तो ये चार विचार जो थे, इनके बारे में माना जा रहा था कि ये हमारे बुलवार्क होंगे, ये हमारे वो पिलर्स होंगे जो कि वो ट्रांजिशन हमारा होने वाला है इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, उसमें उसके जो नेगेटिव, जो नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, विषमता, डिस्पैरिटी, उनको निपटने में ये अगर ये चार विचार और इनकी संस्थाएं मजबूती से अपनी जगह पर स्थापित हैं, अपना काम कर रही हैं, तो सब ठीक है, तब हम समस्याओं से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। अब मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, एक जो मैं कॉजेज अपनी तरफ से बता रहा हूँ, वो ये कि ये सारे के सारे विचारों का जो हश्र है वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, वो सारे सब गड़बड़ में पड़ गए। चारों विचार और उनके साथ जुड़ी हुई संस्थाएं, उनका क्या हश्र हुआ, क्या उनका ह्रास हुआ, क्या किस तरीके से वो नीचे आई, इसी में उस सवाल का जवाब निहित है कि कैसे दूसरा ट्रांजिशन हुआ, जिसने कि पहले ट्रांजिशन की जो मेजर अचीवमेंट्स थी, मेजर गेन्स थी, जो मेजर वैल्यूज थी, उनको अंडू कर दिया, उनको खत्म कर दिया, उनको कमजोर कर दिया, उनको डैमेज कर दिया। जो पहला दोस्तों विचार था स्टेट वाला, ये शुरू में तो चला, लेकिन एक समय में आते आते, अब मैं समय मेरे पास कम है तो मैं जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा। तो एक समय ऐसा हुआ कि स्टेट का लोगों के साथ एक एडवर्सेरियल रिलेशनशिप हो गया। लोग या तो स्टेट के साथ उनकी एक एक्सट्रैक्टिव रिलेशनशिप हो गई कि हमें सरकार के खिलाफ, हमें सरकार से क्या चाहिए, ये चाहिए जिसके लिए हम संघर्ष करेंगे, या फिर ये हुआ कि स्टेट एक तरह से एडवर्सरी बन गई। तो स्टेट से जो एक उस तरह की उम्मीदें थी, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो 50 और कुछ हद तक 60 के दशक तक चली, वो इमरजेंसी के समय तक आते आते लोगों में भी जो है वो या तो एक डिसइल्यूजनमेंट या मोह भंग हो गया लोगों का स्टेट से, और या फिर एडवर्सेरियल संबंध बने, और या पूरी तरीके से एक्सट्रैक्टिव, इंस्ट्रूमेंटल, कि हमें क्या लेना है, हमें क्या चाहिए सिस्टम से, स्टेट से, इस तरह के बने। तो जो स्टेट में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन का जो रोल ढूंढा जा रहा था, वो फिर हमारी स्टेट ने, सरकार ने करना बंद कर दिया, और वो बिल्कुल रहा ही नहीं, वो उम्मीदें भी खत्म हो गई। आज लोगों की उम्मीद भी नहीं होती कि एक वो जो ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा था उसमें सरकार एक मुख्य निर्णायक भूमिका अदा करेगी। जो हमारा नेशनलिज्म था, दूसरा विचार, वो भी एक अलग दिशा में चला गया, वो भी एक तरह से अलग दिशा में एप्रोप्रिएट हो गया। हमारा जो शुरुआती नेशनलिज्म था, भारतीय राष्ट्रवाद, जो कि
आजादी की लड़ाई में एक मेजर एक्टर था, मेजर फोर्स था, वो हमारा भारतीय राष्ट्रवाद क्षेत्र पर आधारित था, टेरिटोरियल था, किसी एथनिसिटी या धर्म पर या भाषा पर आधारित नहीं था, सिविल, नॉन कोअर्सिव और इंक्लूसिव, समावेशी, ये चार उसके बहुत महत्वपूर्ण पक्ष थे। क्षेत्रीय, समावेशी, इंक्लूसिव और नॉन कोअर्सिव। कुछ ऐसा कोई एक समय में आया कि उसका आधार जो है हमारे राष्ट्रवाद का, वो बिल्कुल ही शिफ्ट होने लगा, वो बदलने लगा, और कहीं ना कहीं क्षेत्र से वो फिर एथनिसिटी की तरफ जाने लगा। तो वो कहीं ना कहीं पे जो मेजॉरिटी का धर्म है उसमें एक राष्ट्रवाद की जो एक नई अवधारणा आ गई, हिंदू राष्ट्रवाद हम जिसको कहते हैं, जो कि बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आता है कि भारत जैसे देश के लिए राष्ट्रवाद किसी एक धर्म पर आधारित कैसे हो सकता है। हिंदू राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? जो हमारा डीएनए था हमारा इंडियन नेशनलिज्म का, वो बिल्कुल इससे अलग था। उन्होंने लगभग बिल्कुल ही एक तरफ विरोध किया, मुस्लिम राष्ट्रवाद का विरोध किया, वो बहुत सफलता से नहीं कर पाए, लेकिन हिंदू राष्ट्रवाद का भी पूरा विरोध किया। तो जो पूरा डीएनए हमारे इंडियन नेशनलिज्म का बना, वो उसके बिल्कुल खिलाफ था। हमें ज्यादा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा हुआ कि जो हमारे राष्ट्रवाद का जो में इतना बड़ा एकदम से बदलाव आया कि वो पुराना समावेशी क्षेत्रीय राष्ट्रवाद का जो इमेजिनेशन था, उसका जो विचार था, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और राष्ट्रवाद बिल्कुल ही दूसरी दिशा में, बिल्कुल दूसरे चैनल में चला गया। उसको लगता है जैसे अप्रोप्रिएट कर लिया गया, जो हमारा भारतीय राष्ट्रवाद था उसका अपहरण हो गया एक तरीके से, और उसको अपहरण करने के बाद में उसका स्वरूप बिल्कुल बदल गया। अब एक नए तरह का एक प्राणी, नए तरह का एक स्पीशी, एक नए तरह का राष्ट्रवाद हमें बताया जा रहा है, वो जो कि एक खास धर्म पर आधारित है, खास लोगों पर आधारित है, और फिर उनको ये अधिकार है कि वे बाकी लोगों के साथ में एक डिस्क्रिमिनेटरी या किसी भी तरह का रवैया करें। तो एक बहुत बड़ा अजीब ट्रांजिशन और शिफ्ट जो इंडियन नेशनलिज्म का इमेजिनेशन हुआ है उसमें हुई है। हमें सोचना पड़ेगा विचारों के स्तर पर कि वो किस प्रक्रिया में हुआ है, क्या ऐसा हुआ है कि ये इतनी बड़ी शिफ्ट जो भारतीय राष्ट्रवाद का जो सोच थी, उसका जो इमेजिनेशन था, उसमें हुई। सेक्युलरिज्म के साथ में ये हुआ कि वो पता नहीं किस समय में वो एक एलीट विचार बन गया। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में सेक्युलरिज्म एलिटिज्म के साथ में नहीं जुड़ा हुआ था, लेकिन अब ये माना जाने लगा 70 के दशक के बाद खासतौर से कि वो गैर अधार्मिक लोग जो हैं, जो एलीट हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन हैं, जिनकी कहीं क्षेत्र में संस्कृति नहीं, वो तो एलीट हैं, बाकी लोग धार्मिक हैं। तो कॉस्मोपॉलिटन सेक्युलर पीपल वर्सेस रिलीजियस मासेस, कॉस्मोपॉलिटन सेक्युलर एलीट और उसके बरक्स रिलीजियस मासेस, ये नए तरह का एक बाइनरी या एक नए तरह का एक दो तरह का वो हमारे यहाँ डेवलप किया। तो जो हमारा शुरुआती जो सेक्युलरिज्म था, जो कि जिसमें कि जनता की भागीदारी शामिल थी, जनता उसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं थी, अपने धर्म, अपनी आस्था को लेके किसी शर्मिंदगी की जरूरत नहीं थी, आप अपना धर्म लेके एक सेक्युलरिज्म की, सेक्युलर राजनीति के दायरे में आ सकते थे और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। हमारा सेक्युलरिज्म प्लूरैलिटी पर आधारित था, वो लोगों तक गया था। एक समय में ऐसा आया कि हमारा सेक्युलरिज्म जो है वो बड़ा ही एक एलीट, बड़ा ही एक अभिजात वर्ग का विचार बन गया, जो धर्म से अलग है। एक अभिजात वर्ग है जो एलीट है, जो कि जनता से कटा हुआ है, और बाकी जनता है जिसको कि सेक्युलरिज्म की जरूरत नहीं है, सेक्युलरिज्म के खिलाफ है, वो जनता धार्मिक है। तो ये एक बड़ा नुकसान या एक बड़ा डैमेज जो हमारा सेक्युलरिज्म का इमेजिनेशन था उसको हुआ कि वो उसका एलिटाइजेशन हो गया। और चौथा विचार जो है वो डेमोक्रेसी का। दोस्तों, डेमोक्रेसी के विचार में हमेशा ही एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कुछ खतरे रहते हैं। दो तरह के खतरे रहते हैं। पहला खतरा तो ये रहता है कि वो एलीट, किसी भी समाज का जो डोमिनेंट वर्ग है, चाहे वो पूंजीपति वर्ग है या और वर्ग है, वो उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हैंड मेडन इन द हैंड्स ऑफ कैपिटलिस्ट, वो उनकी एक हाथ की कठपुतली बन जाता है ताकि वो अपने संसाधनों की वजह से, अपने रिसोर्सेस की वजह से डेमोक्रेसी को हाईजैक कर लेते हैं। एक तरफ तो एलीट मैनिपुलेशन का खतरा रहता है, लेकिन दूसरी तरफ खतरा रहता है कि लोगों तक डेमोक्रेसी पहुंच गई लेकिन प्रॉपर राजनीतिकरण उनका नहीं हो रहा है, तो फिर वो डेमोक्रेसी मॉबोक्रेसी भी बन जाती है।
फिर लोगों को लगता है कि उनके ही हाथ में पावर आ गई है और वो जैसे चाहे उसका इस्तेमाल करे। ये भी एक डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है। डेमोक्रेसी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कि लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि फिर उस सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। हर आदमी अपने मर्जी से सत्ता का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, फिर तो रूल बेस्ड सोसाइटी बनी ही नहीं रहेगी। तो ये डेमोक्रेसी में खतरे थे और दोनों खतरे काफी हद तक परिलक्षित हुए। इलीट मैनिपुलेशन भी कुछ हद तक हुआ, लेकिन अब कुछ समय से हम उसका एक जो डेमोक्रेसी एक तरह की मॉबोक्रेसी भी बनती जा रही है, जिसमें कि 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग बैठ के वो निर्णायक बन जाते हैं, वो फैसले ले लेते हैं, वो विजिलेंटे, वो फोर्स बन, वही डिसाइड कर लेते हैं कि क्या सही है और क्या फैसला करना चाहिए, तो वो जज भी बन जाते हैं। और साथ ही साथ तीसरी एक समस्या हमारी डेमोक्रेसी के साथ ये भी हुई कि चूंकि हमारी एक जो अस्मिता, एक आइडेंटिटी के दौर जिससे कि पूरी दुनिया गुजर रही है, हमारा देश भी गुजर रहा है, तो अस्मिता के दौर में हमारी डेमोक्रेसी जो है वो अस्मिताओं की वाहक भी बन गई है। एक समय में ऐसा माना जा रहा था कि जब डेमोक्रेटाइजेशन होगी, लोग आएंगे, लोगों का एम्पावरमेंट, सबलीकरण होगा, तो जो अस्मिताएं हैं, पहचाने हैं धर्म की, जाति की, ये कमजोर पड़ेंगी। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी ने खास टर्न लिया अस्मिता के दौर में, इन द एज ऑफ आइडेंटिटी, तो उसमें उसका एक नुकसान ये भी हुआ कि हमारी डेमोक्रेसी उस अस्मिता का वाहक बन गई है, उस अस्मिता की राजनीति। तो डेमोक्रेसी के माध्यम से, चुनावों के माध्यम से, जाति को लेके, धर्म को लेके, क्षेत्र को लेके, भाषा को लेके ये गुटबंदी हो रही है, ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। ये माना जा रहा है कि बहुत आसान है कि धर्म का सहारा लेके वोट ले लिए जाएं, वो कर लिया जाए। तो हमारी डेमोक्रेसी तीनों खतरों से गुजर रही है, किसी खतरे से पार नहीं पा पाई है। मैनिपुलेशन भी उसका हो रहा है, वो कुछ कुछ मॉबोक्रेसी के रूप में भी हमें अक्सर दिखाई देती है, और वो ये जो अस्मिताएं जिनका कि कमजोर होना चाहिए था डेमोक्रेसी के दौर में, वो उन अस्मिताओं की पोषक और वाहक भी बन के आ रही है। तो हमारा ये चारा विचार, ये भी क्राइसिस भी आ रहा है। डेमोक्रेसी बढ़ी है, लेकिन उसका ये क्राइसिस, उसका ये संकट भी आया है। तो ये चारों जो स्तंभ थे, सरकार वाला नेशनलिज्म, रोबस्ट नेशनलिज्म का, सेक्युलरिज्म का और डेमोक्रेसी का, ये चारों के चारों स्तंभ अलग अलग समय में एक एक करके ढह गए, एक तरह से ढहने लगे। तो दोस्तों, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। हमारा समाज, अब बस 2-3 बातें मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा समाज पिछले लगभग 30 साल में, 3 दशकों से एक खास तरह के सागर मंथन से गुजर रहा है। सागर मंथन आप लोग समझते हैं, हमारी जो माइथोलॉजी है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण एक सागर मंथन हुआ था, और उस सागर मंथन का परिणाम एक बहुत बड़ी चर्निंग हुई थी। ये बहुत बड़ी चर्निंग से हमारा समाज गुजर रहा है। उस सागर मंथन में क्या हुआ कि एक तरफ तो उसने अमृत पैदा किया और दूसरी तरफ विष, हलाहल भी पैदा किया, और उसी को लेकर देवताओं और असुरों में बहुत युद्ध हुआ कि अमृत चाहिए, विष चाहिए, वो तो अलग कहानी है। लेकिन हमारे सागर मंथन ने एक तरफ एफ्लुएंस का, धन संपदा का अमृत तो पैदा किया है। पिछले 3 दशकों में निश्चित रूप से एक एफ्लुएंस आई है, धन संपदा आई है, लेकिन साथ ही साथ वो एक विष भी पैदा किया है, विषमताओं वाला, डिस्पैरिटीज वाला, डिस्प्लेसमेंट्स वाला। बहुत सारे लोग जो हैं उसके शिकार हो गए हैं, वो बाहर निकल गए हैं। तो ये एक अजीब तरह का सागर मंथन है, जिसमें कि अमृत और विष दोनों पैदा हो रहे हैं, हुए हैं। ये हमारे नेताओं को पता था कि जब ये इस मंथन होगा तो विष भी पैदा होगा, लेकिन ये माना जा रहा था कि अगर ये 4 विचार और ये इनकी संस्थाएं अगर मजबूत रहेंगी, तो शायद हम उस विष को बेहतर तरीके से आत्मसात या अकोमोडेट कर पाएंगे। किसी भी समाज को, हमारे जैसे समाज को, एक आर्थिक वृद्धि के हार्डवेयर, आर्थिक वृद्धि एक अगर हार्डवेयर की तरह है तो उसकी तो जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ में एक सॉफ्टवेयर की भी जरूरत होती है। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से चलता है। वो सॉफ्टवेयर क्या है? वो वही आइडियाज है, वही विचार हैं। वो विचार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमें इन मॉडर्न आइडियाज, जो इनका सॉफ्टवेयर है, उसकी भी बहुत सख्त जरूरत होती है। अब दुर्भाग्य हमारे समाज का ये रहा है कि जिस समय हमारे पास ये विचार थे, जब हमारे पास ये सॉफ्टवेयर था, एक तरह से मैं कहूँ, तब हार्डवेयर उतना तेज नहीं था। आर्थिक वृद्धि हमारी काफी धीमी थी 50 और 60 के दशकों में। जब हार्डवेयर हमारे पास आया है,
1990 के बाद से, पिछले 3 दशकों से, जबकि आर्थिक वृद्धि की दर बहुत बढ़ी है और धन संपदा भी बहुत बढ़ी है, लेकिन तब वो सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है जो कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जो नकारात्मक उसके परिणाम है, उसको बेहतर तरीके से एकोमोडेट कर सके, आत्मसात कर सके, उनके साथ निपट सके। तो ये एक अजीब सी आयरनी है, अजीब सी समस्या है कि हमारे पास प्रॉपर तरीके से एक ही समय में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का वो कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है। जब एक था तो दूसरा नहीं था, कुछ लवकुश की तरह है, जब उनके पिता थे तो, जब माँ थी तो पिता नहीं थे, जब पिता मिले तो माँ चली गई। कुछ कुछ उस तरह का डिलेमा, कुछ कुछ उस तरह की दुविधा से हमारा समाज, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा देश गुजर रहा है। दोस्तों, हम आखिरी बात, बिल्कुल हमारा आज के समय में जो सारी की सारे टेंशन, तनाव, कॉन्टेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे समाज में हैं, उनको जरा सा हम कुरेदेंगे, जरा सा अगर हम कुरेद के देखेंगे सबटेरेनियन स्तर पे, तो हम पाएंगे कि एक खास तरह की कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्टेस्ट है, एक तरह की है, उसी से पैदा हो रही हैं सारी अलग अलग तरह की कॉन्टेस्ट और कॉन्फ्लिक्ट। वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है मेरे विचार से यूनिटेरियनिज्म और प्लूरलिज्म के बीच में। एक तरफ है यूनिटेरियनिज्म के विचार, एक तरफ है प्लूरलिज्म के विचार, विविधता के विचार। इससे मेरा क्या मतलब है? प्लूरैलिटी हमारी एक कंडीशन है, वो तो हमारी परिस्थिति है, हमारे देश का एक हिस्सा है, हमारे देश के इतिहास का, हमारे समाज का एक हिस्सा है। लेकिन उस पर क्या रवैया होना चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए? एक रवैया जो है वो यूनिटेरियनिज्म का है, जो कि आज बहुत लग रहा है कि सब कुछ उसी की तरफ झुका जा रहा है। यूनिटेरियनिज्म का मतलब है कि एक का डोमिनेशन, सिंगल रिलीजन, सिंगल कल्चर, तो लगता है कि फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, समाज बेहतर चलेगा। तो एक यूनिटेरियन आइडिया है। और उसके बरक्स दूसरा आइडिया जो है वो प्लूरलिज्म का है, जो ये मानता है कि हमें विविधता हमारे समाज की कमजोरी नहीं है, हमारे देश की कमजोरी नहीं है, वो हमारी मजबूती है। इस विविधता को हमें बनाए रखना है। इसको बनाए रखना एक टाइट रोप वॉक की तरह है। कभी हम थोड़ा सा मेजॉरिटेरियन लग सकते हैं, कभी माइनॉरिटेरियन लग सकते हैं। इस तरह के इल्जाम अक्सर लगते रहते हैं, माइनॉरिटी अपीजमेंट और वगैरह। तो वो जब हम प्लूरैलिटी बनाते हैं तो उसमें ये कॉम्बिनेशन लगते रहते हैं, थोड़ा सा इधर झुके, थोड़ा सा उधर झुके। बट ऑन द होल लगता है कि अगर प्लूरलिज्म का विचार लेके चला जाए तो इन सारे खतरों के बावजूद भी समाज को चलाने का वो बेहतर तरीका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन दोनों विचारों में सतही तौर पे ये लग सकता है कि यूनिटेरियनिज्म के विचार जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को ज्यादा बेहतर निपटाते हैं। सच्चाई ये है कि उनसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है लॉन्ग रन में और ज्यादा समस्याएं पैदा होती हैं। बेहतर प्लूरलिज्म के ही विचार हैं, अपनी सारी कमजोरियों के बावजूद। प्लूरलिज्म की अपनी कमजोरियां भी होती हैं। हमेशा आप पर ये इल्जाम लगा रहता है कि आप एक ए को फेवर कर रहे हैं, बी को फेवर कर रहे हैं, सी को फेवर कर रहे हैं, इस भाषा को, उस धर्म को। लेकिन बाय एंड लार्ज आप टाइट रोप वॉक से झुकते, इधर झुकते, उधर झुकते, लेकिन फिर भी आप अगर प्लूरलिज्म को आधार बना रहे हैं तो वो लॉन्ग रन में अपनी सारी मेसीनेस के बावजूद भी, इट लुक्स मेसी, लेकिन लॉन्ग रन में वो बेहतर और सुपीरियर भी विचार है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, निश्चित रूप से इस समय जो यूनिटेरियन आइडियाज हैं, सिंगल के डोमिनेशन, लग रहा है कि वो उनका अपर हैंड है। सरकार भी उसी तरह की है, सिविल सोसाइटी भी उसी तरह की बन रही है, मीडिया, सभी जगह पे लग रहा है कि यूनिटेरियनिज्म के आइडियाज जो हैं वो उनको एक उनकी बढ़त है, वो एसेंडेंसी पे हैं। लेकिन ये समाज में इस तरह के टेंशन, तनाव चलते रहते हैं, कभी फाइनल वर्डिक्ट इतनी जल्दी नहीं आती है। तो मैं कम से कम ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि इस पे फैसला हो चुका है। मेरा मानना है कि ये कॉन्टेस्ट अभी भी चल रही है, लेकिन थोड़ी सी गैर बराबरी आ गई, अनइक्वल्स के बीच में तो हो गई है। लेकिन अंततः हमारे देश का भविष्य क्या होगा, हमारे समाज का भविष्य क्या होगा, जो हमारा ब्लूप्रिंट था, जो सपना था, वो किस हद तक हम पूरा कर पाएंगे, भारत किस हद तक एक स्पेशल, विशिष्ट, खास मॉडल बन पाएगा सारी दुनिया के लिए, ये सारी चीजें इस एक महत्वपूर्ण सवाल पर हिंज करती है, निर्भर करती है। और वो सवाल ये है कि यूनिटेरियनिज्म, एक एकलवाद,
या बहुलवाद, प्लूरलिज्म, इनके बीच की डिबेट जो चल रही है, जो कॉन्टेस्ट जो चल रही है, ये कॉन्टेस्ट अंततः किस तरफ जाती है? अभी लग रहा है कि एक तरफ है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे निर्णायक भूमिका इस देश की जनता, इस देश के लोगों की ही होगी। और मैं इस उम्मीद के साथ खत्म करना चाहता हूं कि विचार बदलेंगे, दिमाग बदलेंगे, सोच समझ बदलेगी, स्पिरिट बदलेगी और एक ऐसा समय आएगा कि जो बहुलता, जो प्लूरलिज्म का जो महत्व है, उसके जो विचार है, उनकी जो सुपीरियॉरिटी है, सोशल मॉरल सुपीरियॉरिटी, वो लोग रियलाइज करेंगे और फिर अपना निर्णायक फैसला उसके हक में देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात यहीं पे रुकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सलीम मिश्रा जी का, क्योंकि उन्होंने परत दर परत चीजों को खोला है इतनी बारीकी के साथ कि एक साधारण मनुष्य भी उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ